देखिए, मेरे ख्याल से पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रायोरिटी से कि क्या हाँ, क्या क्या चीज़ क्या करना प्रायोरिटीज़ चाहते हैं। हैं? तो मैंने करीब 2 हफ्ते पहले यहाँ पर ज्वाइन किया है एसटी रोहतक। और आने के बाद मैंने काफ़ी थाने चौकी भी विज़िट करे, शहर में भी काफ़ी बार राउंड लिया है और थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है कि शहर में ज़िले में क्या क्या पुलिस से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मुझे प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए या पहले से ही मेरे मन में था कि मैं कुछ उसको ऑन प्रायोरिटी रखूँ। एक तो ट्रैफ़िक का मुद्दा, जैसे आप बता भी रहे हैं, और ट्रैफ़िक का एक समस्या रहती है हर शहर में। रोहतक में भी काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैफ़िक का कंजेशन रहता है और आमजन को काफ़ी असुविधा का उसको फेस करना पड़ता है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमने दिमाग में मेरे है कि एक अच्छी एक विस्तृत योजना हम बनाएंगे ट्रैफ़िक के बारे में, जिसमें किस तरह से जो जो हमारे चोक पॉइंट्स हैं। मैं पहले गुड़गांव में डीसीपी ट्रैफिक पे रह चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है ट्रैफिक वेक्टर इशूज़ को हैंडल करने का। और यहाँ पर भी एक माइंड में कुछ कुछ मैंने योजना बनाई है। अभी कुछ दिनों में जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो आपसे पुनः मीटिंग करके एक बार विस्तृत जानकारी मैं दूंगा उस बारे में। तो लेकिन अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि एक अच्छी विस्तृत योजना हम बनाएंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि जो जो कंजेशन जोन पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसमें जो जो चेंजेस कर सकते हैं, वो भले इन्फोर्समेंट के लेवल पे हो, भले वो इलीगल पार्किंग को लेकर के हों, भले ही वो स्ट्रक्चरल चेंजेस को लेकर के हों। कई बार रोड पे स्ट्रक्चरल चेंज करके भी ट्रैफिक में परिवर्तन आ जाता है। कई बार किसी रोड को वन वे करके या किसी रोड पे और कुछ चेंजेस करके भी परिवर्तन आता है। तो इसको एक साइंटिफिक थोड़ी सी इसकी एनालिसिस करके और जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी एजेंसीज को भी अगर कोऑर्डिनेशन करके अगर कोई चीज़ इंश्योर करनी हो, तो एक विस्तृत योजना इस बारे में हम बना करके और अगले कुछ दिनों में आपको मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ कुछ विजिबल इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो भी योजना हम बनाएंगे आपके साथ साझा करके और पूरा प्रिंट मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी साझा करके और वो कोशिश करेंगे कि इसको हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। उसके अलावा एक समस्या जो जो पुलिस से संबंधित सेवाएं होती हैं, पुलिस कई सारी सेवाएं प्रदान करती है, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, टेनेंट वेरिफिकेशन होता है, या कंप्लेंट्स जो पुलिस के पास आती हैं जिस पर पुलिस कार्रवाई करती है, उन सब का लेकर के जहाँ जहाँ भी हमारा सिटीजन से इंटरेक्शन होता है, आम जन से जहाँ हमारा इंटरेक्शन होता है, एक उसको भी मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग उसको मिल करके बेहतर बना सकें और लोगों को एक अच्छी बेहतरीन पुलिस सेवाएँ दे सकें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ में और कई सारी सेवाएं भी देती हैं। अक्सर ये होता है कि हम अपने बाकी कामों में व्यस्त हो जाते हैं और पुलिस की जो सेवाएं होती हैं, जो सिटीजन सर्विसेज होती हैं, उस पर ध्यान कम दे पाते हैं। यहाँ पर रोहतक में अच्छी बात है कि यहाँ पर मित्र कक्ष जगह जगह बने हुए हैं और काफ़ी टाइम से ऑपरेशनल है। बल्कि रोहतक कुछ उन जिलों में है जहाँ पर सबकी शुरुआत की गई थी। मित्र कक्ष की शुरुआत रोहतक से की गई थी। पहला मित्र कक्ष हरियाणा रोहतक में ही इनॉग्रेट हुआ था। तो अब काफ़ी थानों में यहाँ पर मित्र कक्ष बन चुके हैं और वो ऑपरेशनल हैं और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा उसमें हम फीडबैक बेस्ड सर्विसेज देंगे, जिसमें लोगों की हम टाइम टाइम पे फीडबैक भी लिया करेंगे कि आपका सुविधा कैसी रही, आपने जब अप्लाई किया था किसी ने आपसे पैसे की डिमांड तो नहीं करी, या आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को लेकर कैसा रहा। कंप्लेनेंट भी अगर कोई आता है उसकी कंप्लेंट डिस्पोजल के बाद यहाँ पर एक फीडबैक सेल भी मैंने जानकारी प्राप्त करी कि बना हुआ है। उसको और थोड़ा सुदृढ़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि फीडबैक लोगों को हम टाइम टाइम पे लें, लोगों से पूछें कि भाई आपका हमारे से इंटरेक्शन कैसा रहा। कंप्लेनेंट अगर कोई है तो उससे हम पूछेंगे कि भी आपकी कंप्लेंट का निपटारा हुआ कि नहीं हुआ, आपकी संतुष्टि हुई कि नहीं हुई। जो असंतुष्ट होंगे, जो कंप्लेनेंट असंतुष्ट हैं, उनको फिर मैं खुद पर्सनली उन कंप्लेंट्स को रिव्यू करूँगा कि वो असंतुष्ट क्यों है। असंतुष्टि होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई ऐसा काम चाह रहे हो जो लीगल ना हो, या कई बार हमारे एंड पर कोई गलती हो गई हो, तो उसमें जो भी सुधार हम कर सकते हैं करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो संतुष्टि की दर है, लोगों की जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो बढ़े। तो इस पर मेरा थोड़ा सा प्रयास रहेगा। उसके अलावा जो इन जनरल जो केसेस का डिस्पोजल है, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं उन्होंने भी बार बार आदेश ये दे रखे हैं कि हमारा डिस्पोजल फास्ट होना चाहिए। जो हमारे लंबे टाइम से मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं, 1 साल से ऊपर के मुकदमे हैं, 2 साल से ऊपर के भी मुकदमे हैं, उनको हम प्रायोरिटी में लेकर के एक बार, और कंसर्न जो DSPs हैं उनको भी मैंने पहली मीटिंग में आदेश दिया था कि उनको पर्सनली रिव्यू करें इन केसेस को। और कुछ केसेस मैं भी रोज़ अपने ऑफिस में प्रयास करूँगा कि मैं 3-3, 4-4 केसेस करके जो पुराने लंबे केस चल रहे हैं उनको पर्सनली रिव्यू करके उसमें क्या हम कर सकते हैं कि उसका फास्ट डिस्पोजल हो जाए, उसके बारे में हम प्रयास करेंगे। और कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में हम इनकी जो पेंडेंसी है केसेस की, खासतौर से जो ओवर 1 ईयर वाले हमारे केसेस चल रहे हैं, उनका हम डिस्पोजल करेंगे। उसके अलावा चौथी प्रायोरिटी रहेगी कि जो हमारी कोर्ट की पैरवी है,
क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस का हर मुकदमा कोर्ट में जाता है, और मुकदमा तभी सफल हो पाता है जब कोर्ट में उसकी गवाही अच्छी तरह से हो, गवाह कोर्ट में पेश हों और अच्छी गवाही दें, हॉस्टाइल कोई ना हो। तो उसकी भी हम एक प्रक्रिया डिटेल यहाँ बनाएंगे, एक पैरवी सिस्टम बनाएंगे जिसमें कि हम गवाहों को काउंसिल कर सकें। गवाहों से हम एक दिन पहले संपर्क करेंगे, उनको याद दिलाएंगे कि कल आपकी कोर्ट में गवाही है, उनको गवाही समझाएंगे, पढ़ाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे जिससे कि वो हॉस्टाइल ना हो। उनसे भी फीडबैक लेंगे कि आपकी गवाही का प्रोसेस कैसा रहा, आप गवाही दे पाए कि नहीं दे पाए। उनसे ये भी पूछेंगे कि आपको खतरा तो नहीं है। अगर किसी गवाह को खतरा महसूस हो रहा है, वो कहता है कि मैं घर से कोर्ट तक नहीं आ सकता हूँ, मुझे कोई रोक रास्ते में रोक लेगा, तो उसको भी हम सुरक्षा प्रदान करते हुए पुलिस सिक्योरिटी में भी कोर्ट में ला करके गवाही कराएंगे। तो इसमें थोड़ा सा फोकस हम करेंगे कि हमारा पैरवी सिस्टम अच्छा हो, जिससे कि जो केस हम बिल्डअप करते हैं, जिसको हम लोगों को अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, वो फाइनली कोर्ट से सजा भी हो पाए। तो कन्विक्शन रेट इंक्रीज़ करने में मुझे लगता है अगर इस सिस्टम से थोड़ा सा हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुछ मेरी प्राथमिकताएँ थी। उसके अलावा जो भी आप टाइम टाइम पर सुझाव आप लोगों के आते रहेंगे, पब्लिक के आते रहेंगे, उसके हिसाब से कोशिश की जाएगी कि पुलिसिंग सेवाएँ हमारी बेहतर होगी। देखिए, स्नैचिंग की घटना काफ़ी गंभीर है। शहर में अगर स्नैचिंग की घटना होती है तो एक दहशत का माहौल बनता है, और आने वाले कुछ दिनों में मैं ये भी प्रयास करूँगा कि हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर पुलिस प्रेजेंस को थोड़ा बढ़ाएं। हालांकि पुलिस प्रेजेंस अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा उसको हम स्ट्रीमलाइन करना चाहेंगे और उसकी मॉनिटर्ड प्रेजेंस हो। हम कोशिश सिस्टम भी बना रहे हैं अभी, जिसमें हम जो पुलिसकर्मी जो भी हमारी बाइक्स हैं या गाड़ियाँ हैं, उनका हम एक डिटेल चार्ट बनाएंगे कि वो किस समय कहाँ खड़ी होनी चाहिए, और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि वो उस समय वहाँ खड़ी है कि नहीं है। अगर वो खड़ी नहीं है तो उसको कंट्रोल रूम से मैसेज जाएगा, फ़ोन जाएगा कि आप इस जगह क्यों नहीं खड़े हैं। तो एक मॉनिटर्ड पुलिस प्रेजेंस का सिस्टम बनाएंगे, और जहाँ जहाँ पे चोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं या जहाँ जहाँ पे स्नैचिंग की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि पुलिस प्रेजेंस है। तो पुलिस प्रेजेंस थोड़ा सा आप आने वाले दिनों में आप देख भी पाएंगे कि हल्की सी कोशिश हमारी रहेगी बढ़ाने की, और आपको शायद इसके रिजल्ट देखने को भी मिलेंगे। उससे मेरा मानना है कि थोड़ा सा स्नैचिंग में गिरावट अपने आप आती है। इसके अलावा ट्रैफिक की जो मैंने बात करी, देखिए ट्रैफिक और स्ट्रीट क्राइम, मेरा हमेशा से मानना है कि ट्रैफिक और स्ट्रीट क्राइम आपस में एक साथ चलते हैं। ट्रैफिक जब सुधरता है, जब ट्रैफिक व्यवस्था सुधरती है, तो स्नैचिंग अपने आप कम होती है, क्योंकि अब स्नैचर हमेशा अव्यवस्था का फ़ायदा उठाता है। स्नैचर को चाहिए होती है अव्यवस्था, कि रैंडम ट्रैफिक चले, कहीं से कहीं गाड़ी आ रही है, रॉन्ग साइड आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो स्नैचर को फ़ायदा मिलता है। अगर ट्रैफिक व्यवस्थित तरह से चलता है तो स्नैचर असहाय महसूस करता है, क्योंकि वो ऑड वन आउट लगता है। अगर ट्रैफिक व्यवस्थित चल रहा है, स्नैचर वहाँ से स्पीड से उल्टा अगर भागेगा तो अव्यवस्थित नजर आएगा, उसको लगेगा कि मैं नज़र में आ रहा हूँ। तो इसलिए मेरा मानना है, जहाँ जहाँ भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ट्रैफिक जैसे ही सुधरता है हल्का सा, तो इस स्नैचिंग की घटना में अपने आप गिरावट आती है, क्योंकि पुलिस प्रेजेंस भी होगी एक तरह से, क्योंकि बाइक्स चल रही हैं हमारी, ट्रैफिक वाले लोग जगह जगह खड़े हुए हैं, और साथ साथ में ट्रैफिक से स्ट्रीमलाइनिंग होने की वजह से वो स्नैचर खुद ही कोशिश करता है कि स्नैचिंग यहाँ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जैसे थोड़ा सा हम प्रेजेंस बढ़ाएंगे, ट्रैफिक को हल्का सा ठीक करना चाहेंगे, तो स्नैचिंग की घटनाओं में अपने आप पहले भी मैंने देख चुका गिरावट आती है, और यहाँ भी मेरा पूरा विश्वास है कि गिरावट आएगी। चोरी की वारदात भी काफ़ी बढ़ गई है जी। चोरी की देखिए, अभी कल ही मैं फिगर्स को रिव्यू कर रहा था, तो 2022 से अगर हम कंपेयर करें इस समय तक, तो वैसे फिगर्स ये कहते हैं कि गिरावट आई है। जो चोरी की घटनाएं हैं उसमें अगर हम फिगर्स को मैच करेंगे तो उसमें गिरावट आई है। तो ये बात तो गलत है कि चोरी बढ़ी है, लेकिन चलिए, हर चोरी महत्वपूर्ण है। हम ये चाहते हैं कि चोरी बिल्कुल ना हो, ऐसा शायद कितना पॉसिबल है ये पता नहीं, लेकिन चोरी रोकने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं, मैंने एक सिस्टम को बताया आपको कि जिसमें हम प्रेजेंस इंश्योर करेंगे। रात को जैसे 2 से लेकर के सुबह 5 के बीच में चोरियाँ मैक्सिमम होती हैं, तो उस समय जहाँ जहाँ चोरियाँ ज़्यादा होने की संभावना है वहाँ वहाँ प्रेजेंस बढ़ाएंगे। और दूसरा होता है कि डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन, कि भाई जो चोर हैं, जो पुराने हमारे मुकदमे अनट्रेस चल रहे हैं, जिसमें चोर पकड़ में नहीं आए हैं, उसमें हम प्रयास करेंगे कि चोर पकड़ में आए। पकड़ में जब चोर आएगा तो थोड़ी सी अपने आप ही आगे वारदातें कम हो जाती हैं। तो इसमें भी हम प्रयास करेंगे कि हाउस बर्गलरी, स्पेशली जो घर की चोरियाँ होती हैं, उसमें काफ़ी लोगों को वो हानि होती है, लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई बेगर चली जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि उन चोरों को पकड़ें भी, और साथ साथ में दूसरा जो पहलू है वो रिकवरी का भी है, कि चोरी को जो पकड़ के उसके बाद रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को उनका सामान वापस मिले। वो भी मैं प्रयास करूँगा कि अक्सर सामान पुलिस बरामद तो कर लेती है, लेकिन वो पुलिस के मालखानों में पड़ा रहता है, पब्लिक तक वो सामान वापस नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि प्रक्रिया बड़ी जटिल है। कोर्ट में एप्लीकेशन डालना, सुपरदारी लेना, वो सारा बड़ा जटिल है। तो वो भी मैं अभी प्रयास करूँगा कि हम खुद कोशिश करके लोगों को सहयोग करें, और खुद पुलिस की तरफ से हम एप्लीकेशन डलवाएँ, जिससे कि लोगों को उनका सामान वापस मिले।
उससे थोड़ा सा एक आस्था लौट के आती है कि चलो जो सामान चोरी हुआ था तो सामान वापस मिला, क्योंकि मेन चीज़ तो लोग यही चाहते हैं कि चोर भी पकड़ा जाए और सामान भी मिले। तो वो भी ये प्रयास रहेगा कि चोरी के मुकदमे हम डिटेक्ट करें और साथ साथ में सामान भी लोगों को वापस रिकवर कर दें। सर, आज से एक साल पहले इसी लेकर के एक कदम और- गैंगस्टर्स को लेकर के काफी दिक्कतें हैं। अभी पिछले दिनों भी कई लोगों से फिरौतियां मांगी गई और बड़े बड़े गैंग का नाम लेकर के ये फिरौतियां मांगी जा रही हैं और एक यहाँ पे भाव गैंग की कोई सक्रिय हो रहा है, तो उस चीज को लेकर के देखो, गैंगस्टर्स का आपने सही बताया पॉइंट, कई सारे गैंगस्टर्स इस एरिया में एक्टिव हैं और अब हमने इस तरफ काफ़ी ध्यान देना शुरू किया है। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी होगा कि हमने कुछ जो हमारे यहाँ के कुख्यात गैंगस्टर थे उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो भी ठिकाने हैं, उनके जो भी रिश्तेदार हैं, उनके जो भी अकम्प्लिसेस हैं या उनके मुकदमेवार जो लोग हैं, उनके घर पे हमने एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया था। अभी कुछ दिन पहले आप प्रेस नोट भी जारी हुआ था और प्रेस मीडिया ब्रीफिंग भी डिटेल हुई थी। करीब 30 ठिकानों पे हमने एक साथ छापेमारी करी थी। पुलिस के करीब 600 जवान उसमें लगे थे और ये बाकी जिलों में भी, झज्जर जिले में भी हुई थी। तो एक कोऑर्डिनेटेड सर्चेज की गई थी। इसमें काफ़ी भारी मात्रा में सामान हमें बरामद हुआ था, आपको पता भी लगा होगा। कई सारे सिम कार्ड, कई वेपन, गोलियाँ मिली थी दिल्ली में। तो इस तरह से इस पर काफ़ी अच्छा असर, मुझे जो समझ में आया कि काफ़ी अच्छा असर पड़ा है, काफ़ी प्रेशर गैंगस्टर्स पे पड़ा है कि हमारे ठिकानों पे भी पुलिस लगातार दबिश देती है और छापेमारी करती है। कुछ गैंगस्टर ऐसे हैं हमारे जो विदेश में चले गए हैं, वो फर्जी पासपोर्ट बना के जाली दस्तावेज यूज़ करके विदेश चले गए हैं। विदेश से गैंगस्टर्स को वापस लाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, आप समझते हैं इस बात को। लेकिन अब हमने हरियाणा पुलिस में और स्पेशली रोहतक में भी प्रयास तेज कर दिए हैं कि हम विदेश से भी उनको वापस लाने की जो कार्रवाई बनती है उसको हम कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ गति से कर रहे हैं। हमारे कई एजेंसी से हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं और उनको वापस लाने की जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, इंटरपोल के चैनल्स होते हैं और भी कई सारी प्रक्रिया होती हैं, उनके माध्यम से हम उनको अब वापस लाने का प्रयास तेज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में, क्योंकि इसमें समय काफ़ी लगता है इस प्रक्रिया में, लेकिन निश्चित रूप से जो हम अब कर रहे हैं, सर्चेज कर रहे हैं, साथ साथ में विदेश जो एजेंसीज हैं उनसे तालमेल करके उनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे काफ़ी गैंगस्टर्स के जो मंसूबे हैं या जो उनके इंटेंशंस हैं उनको थोड़ा सा धक्का लगेगा और आगे उनकी जो तौर तरीके हैं या उनके जो ऑपरेशन हैं जो करना चाहते हैं उसमें उनको दिक्कतें आएंगी। क्योंकि अब हमने भी अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है और अब जो न्यायिक प्रक्रिया जो बनती है हम उसको पूरी तेज़ गति से कर रहे हैं और ये भी इंश्योर करेंगे कि जो इसमें अरेस्ट वांटेड है हमारी, जो हमारे गैंगस्टर्स गिरफ्त से बाहर हैं, देश में ही है लेकिन गिरफ्त से बाहर हैं, उनको भी पकड़ने के प्रयास तेज करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि उनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठे करेंगे, सज़ा भी कराएं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पकड़ तो लेते हैं लेकिन वो आमतौर पर कोर्ट से बेल पे आ जाते हैं। तो वो हम कोशिश करेंगे कि उनकी तफ्तीश ऐसी अच्छी करें कि उनको सज़ा मिले और वो लंबे टाइम जेल में रहें और बाहर निकलने में उनको कठिनाई हो। तो कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा इसमें समय तो लगेगा क्योंकि अगर गैंगस्टर्स हैं, कई सारे मुकदमे उनके खिलाफ हैं, तो रातों रात तो समाधान नहीं निकल सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके अब मुझे लगता है कि अब स्टेज पे हम आ चुके हैं कि अब हम इन पर अच्छा प्रबल प्रहार कर सकते हैं। देखिए, मैसेज तो क्लियर है कि अगर कोई गैरकानूनी कार्रवाई करेगा तो कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं और वो उनको हम उनकी ज़िंदगी काफ़ी हम परेशानियों की ज़िंदगी में डालेंगे और उनका आगे आने वाला जीवन जो है वो पूरा इसमें बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मैं सभी को ये निवेदन करना चाहूँगा, सभी परिवारों से निवेदन करना चाहूँगा कि गलत हरकतों में अपने घर के बच्चों को, लड़कों को ना जाने दें और अगर कोई फिर भी गलत तरफ जाता है, गलत काम करता है, अपराध करता है तो पुलिस उसको बख्शेगी। आज से एक साल पहले इसी महीने रोहतक में एक लूट की बड़ी वारदात हुई थी, वो जांच जो है कहाँ तक पहुँची, आपने पता किया? जी, इसमें काफ़ी बड़ा वो केस था और उसमें काफ़ी हाई लेवल पे SITs भी बनी थी, मल्टीपल जिले की SITs उसमें अभी भी आज भी बनी हुई हैं, लेकिन वो अभी तक मुकदमा ट्रेस नहीं हो पाया है और इसमें ये कोई बहुत अच्छी, मतलब मुझे इसको कहते हुए खुशी नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि कई बार कुछ मुकदमे पुलिस नहीं ढूंढ पाती है। इसमें अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। काफ़ी प्रयास इसमें करे गए हैं, मैंने जो रिव्यू किया था केस का उसमें काफ़ी प्रयास करे हुए हैं, प्रयास में कोई इसमें कमी मुझे नहीं नज़र आई। काफ़ी कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई है और बहुत बहुत बड़ा इसमें एफर्ट किया गया है इसको ट्रेस करने का। लेकिन ठीक है, कुछ जो भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं केस ट्रेस हो पाता है, लेकिन उसमें मेहनत पूरी की गई है और आगे भी मैं जब से मैंने ज्वाइन किया है मैं भी इसमें इंश्योर करूँगा कि इसमें पहले वाले जो अभी तक कार्य हुए हैं उसको तफ्तीश में उसको समझते हुए, पढ़ते हुए
आगे भी इसको तफ्तीश को बढ़ा करके कोशिश करेंगे जल्दी ट्रेस हो। ये बहुत बड़ा केस था और ये अच्छी बात नहीं है, एक थोड़ा सा इससे नेगेटिव मैसेज भी गया है कि हम ट्रेस नहीं कर पाए हैं। लेकिन चलिए इसमें हम जो हमारे पास जितने भी औजार हैं, हमारे पास जितने तौर तरीके हैं, हमारी जितनी तफ्तीश की कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको सबको हम इसमें यूज़ करेंगे। हमारी बेस्ट टीम इसमें हम यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि केस जल्दी ट्रेस हो। तो कोशिश करना हमारे हाथ में है, बाकी ईश्वर ने अगर चाहा तो मुझे लगता है ट्रेस एक ना एक दिन ज़रूर होगा। सर ट्रैफिक को लेके क्या व्यवस्था है? देखिए मेरे ख्याल से पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रायोरिटी से कि क्या क्या करना है। तो मैंने करीब 2 हफ्ते पहले यहाँ पर ज्वाइन किया है एसपी रोहतक और आने के बाद मैंने काफ़ी थाने चौकी भी विज़िट करे, शहर में भी काफ़ी बार राउंड